हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आयुष एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी बच्चे हमारे अभियान के हैं, फटाफट से आइए क्लास में और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो कक्षा है इसमें चर्चा करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के हैं, जिसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री भी के क्वेश्चन होंगे, जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। और उन्हीं को हम क्या करेंगे, आपके साथ में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये ऐसे सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे भी आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो फटाफट से सारे बच्चे आइए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी आप प्लीज़ कंफर्म कीजिए यदि मेरी आपको आवाज़ ठीक प्रकार से सुनाई दे रही हो तो। सभी बच्चे एक बार प्लीज़ कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। और जैसा कि हमारी कक्षा का शेड्यूल रहता है, आपको ध्यान से सवालों को सुनना है और फिर आंसर करना है, राइट। हम बिना देरी के अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आप ध्यान से सवालों के जवाब दीजिएगा, ऑलराइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर बेसिस पे हर एग्जामिनेशन में क्या है ये पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाता रहेगा, तो इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। सवाल है, आपको बताना है मलेरिया परजीवी का रोग वाहक बताना है कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। मलेरिया को फैलाने में सबसे ज़्यादा इनमें से बताना है आपको किसका योगदान रहता है, कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है। पहले नंबर पे मेल एनाफिलीज मॉस्किटो, दूसरे नंबर पे है मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, तीसरे नंबर पे दैट इज यानी सी स्टेटमेंट है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और डी ऑप्शन है आपका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया के बारे में ये पूछ रहा है कि मलेरिया जो है बेसिकली कौन से मॉस्किटो के बाइट करने से, काटने से फैलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मादा एनाफिलीज के नाम से इसको जानते हैं, यानी फीमेल होता है ये। और ये फीमेल मॉस्किटो जब बाइट करती है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो रिलीज होता है, और इस प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया बीमारी फैल जाती है। और ये काफ़ी घातक बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी इज़ द राइट आंसर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके सिम्टम्स के बारे में। मलेरिया अगर किसी को हो गया है, कैसे पता चलेगा उसको मलेरिया हो गया है बिना डॉक्टर को दिखाए, है ना। कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको क्या कर सकते हैं हम लोग, घर पे ही ठीक कर सकते हैं। हर बीमारी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन मेन बातें तो पता होनी ही चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपके पास इतना सामान्य ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि छोटी मोटी बीमारियों को क्या कर सकें हम लोग, घर पे ही ठीक कर सकें, राइट। तो आपको इसके बारे में ज़रूर यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे, सेकंड का जवाब दीजिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। आपको बताना है इनमें से दो पेयर दे के रखे हुए हैं। एक पेयर दे के रखा हुआ है मलेरिया, उसके सामने दे के रखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम, और तीसरा दे के सेकंड स्टेटमेंट पे टीबी, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मैच करना था, आपको इसको करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इसको, इन दोनों ही स्टेटमेंट को, तो कोई भी इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे जो मलेरिया है, ठीक है कि नहीं, अभी हमने जस्ट जो पहला सवाल हमने किया है, ठीक है कि नहीं, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, जिसको मादा एनाफिलीज के नाम से हम जानते हैं, जब वो किसी को व्यक्ति को काटती है तो इसमें से प्लाज्मोडियम जो यहाँ पे ये जीवाणु होता है उसको क्या करती है, वो रिलीज करती है, राइट। तो यहाँ पे जो मलेरिया होगा वो किसकी वजह से होगा, प्लाज्मोडियम की वजह से होगा। जबकि टीबी बीमारी जो होने वाली है ना, वो होने वाली है माइकोबैक्टीरियम टिटेनी की वजह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी। इसमें से कोई भी क्या है, करेक्टली मैच नहीं है। ना मलेरिया जो है माइकोबैक्टीरियम से होता है, ना ही टीबी प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, बल्कि इसको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है ऐसे, ठीक है कि नहीं। यानी टीबी किसकी वजह से होने वाला है, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी की वजह से होगा, और यहाँ पे मलेरिया होने वाला है मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है विटामिन B1 इज ऑल्सो नॉन एज, विटामिन B1 को हम लोग किस नाम से और जानते हैं। आपको बताना है राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, थाइमिन के नाम से जानते हैं, रेटिनल के नाम से जानते हैं और टोकोफेरल के नाम से जानते हैं। तो थाइमिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसको B1 भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे ये जो थाइमिन होता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, विटामिन B के नाम से जानते हैं। आप सब अच्छे से जानते होंगे हमारी बॉडी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन्स और विटामिन्स को एक समुचित मात्रा में क्या है हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे विटामिन अगर मैं बी की बात करता हूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई चीज़ों के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये कि भाई हमारे यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर अगर आपको ब्लड फॉर्मेशन करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ में अगर मान लेते हैं एनर्जेटिक फील करवाना है तो यहाँ पे आपको विटामिन की ज़रूरत होगी, विटामिन विशेष तौर पे बी, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं आपको बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। इसके अलावा अगर मान लेते हैं आपको स्किन का हेल्थ अच्छा करना है, हेयर का हेल्थ अच्छा करना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बायोटिन लेना पड़ेगा, है ना। विटामिन बी विशेष तौर पे B12 लेंगे आप, B2 लेंगे, B6 लेंगे, इस तरह से आपको ये लेना पड़ता है। जो राइबोफ्लोविन है हम इसको B2 के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा आराम आराम से। तो विटामिन अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, B1 के बारे में, तो इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं थायमिन। सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज बी, थायमिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है इनिशियली डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डन बाय। आपको बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने करी, निम्न में से आपको ये बताना है। जो एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, जो कि एक बहुत ही क्या था आप समझ लीजिए रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, एक क्या थी क्रांतिकारी खोज थी पेनिसिलिन की खोज। तो ज़रा बताइए आपको ये खोज किसने करी थी, फटाफट से बताएं। फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस बिलिकिंस, चार्ल्स डार्विन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे पेनिसिलिन की जो खोज करी थी भाई बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे बात है, बार बार आप पढ़ते हो इसको, आप इसको 9th and 10th क्लास में आप देख सकते हो ना, NCERT अगर ठीक से पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज करता है, याद रखना है पेनिसिलिन की खोज करता है, और ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। सामान्य तौर पे अगर किसी को किसी प्रकार का क्या हो रहा है, बीमारी हो रही है, जैसे विशेष तौर पे बुखार आ रहा है तो यहाँ पे ये ली जाती थी, राइट। इसके अलावा अन्य कई यहाँ पे क्या कह सकते हो समस्याओं के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, पेनिसिलिन को लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, 1928 की बात है, राइट। तो यहाँ पे उनको क्या मिलता है, बाद में नोबेल भी मिलता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर फ्रांसिस क्रिक की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे फ्रांसिस क्रिक किसके लिए जाना जाता है, आप DNA की खोज के लिए जाना जाता है ना, उसकी संरचना के लिए जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन को किसके लिए जाना जाता है, भाई आप सारे बच्चे जानते हैं, जो प्रकृति के अंदर जो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल की बात करता है, रिवोल्यूशन की बात करता है, तो वो चार्ल्स डार्विन ही करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है पेनिसिलिन के बारे में, तो इसका सही आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करें, सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, सारे बच्चे जल्दी से जवाब दीजिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स विच अमंग द फॉलोइंग क्लोटिंग प्रोटीन्स। आपको क्लोटिंग के बारे में बताना है, इसमें से सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। रक्त का थक्का बनाने वाले यानी क्लोटिंग बनाने वाले निम्न में से कौन सा थक्का बनाने वाले प्रोटीन शामिल होता है, आपको बताना इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो अगर आपसे पूछ ले ब्लड क्लोटिंग के बारे में, देखो ब्लड क्लोटिंग हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है, ब्लड का क्लोटिंग बनना, रुधिर का थक्का जमना ज़रूरी है।
अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगी, डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। लगातार आप देखते हैं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लगातार चोटें लगती रहती हैं, और अगर उसमें ब्लड क्लोटिंग ना हो तो इन केस उसमें क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, ब्लड लॉस होगा ज़्यादा, और ऐसी स्थिति में मृत्यु हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स विच वन अमंग द फॉलोइंग क्लोटिंग प्रोटीन्स, तो इनमें से कौन सा है। उसमें पहला जैसे दे के रखा हुआ है पैथोजॉन के बारे में, ये तो क्या होते हैं, खुद रोग फैलाने वाले होते हैं, उनको तो रोग प्रसारक कहते हैं। ठीक है, रोगजनक जैसे लिखा हुआ ना, सामने लिखा हुआ है आपसे, आप देखेंगे तो ये तो रोग फैलाने वाले होते हैं, ये तो बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, ये कैसे बीमारी को ठीक करेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। फिर दे के रखा हुआ है आपसे फाइब्रिजोनिन के बारे में, तो फाइब्रिजोन माफ कीजिए फाइब्रिनोजन की जब बात करी जाएगी तो फाइब्रिनोजन जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन जो है बनाने वाले होते हैं। ठीक है कि नहीं, क्लोटिंग के लिए विशेष तौर पे। इससे क्या है, आपका जो ब्लड का थक्का है, जो रुधिर का थक्का हम बोलते हैं, वो क्या है, बनता है, और ये जो बहुत सारा जो खून जो बहता है उसको क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। राइट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन सही आंसर हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग करने में मदद करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आपका 6, फटाफट से बताइए, विच इज द करेक्ट पेयर बेस पेयर फाउंड इन द नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के बारे में आप जानते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक हम एसिड के नाम से इसको जानते हैं। डबल हेलिक्स इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है लैडर के जैसी, एक जो नसेनी आप सामान्य तौर पे गांव देहात में बोल देते हो तो इसकी जैसी संरचना होती है। अब आपको बेस पेयर के बारे में बताना है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, 4 बेस पेयर हैं विशेष तौर पे। हम इसको एक तो बोलते हैं एडेनिन बोलते हैं, दूसरे नंबर पे हम इसको क्या बोल देते हैं भाई, थाइमिन बोल देते हैं, तीसरे नंबर पे हम इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे साइटोसिन बोल देते हैं, और चौथे नंबर पे बोल देते हैं ग्वानिन बोल देते हैं। तो यहाँ पे एडेनिन का जो बेस पेयर होता है वो किसके साथ में होता है, थाइमिन के साथ में होता है। ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे अगर बात करते हैं ग्वानिन के बारे में, तो ग्वानिन का जो बेस पेयर होता है वो किसके साथ में होता है, साइटोसिन के बारे में होता है। तो यहाँ पे ये यानी यहाँ पे एडेनिन जो है थाइमिन के साथ में पेयर बनाएगा, और अगर ग्वानिन की बात करते हैं तो वो साइटोसिन के साथ में क्या बनाएगा, अपना बेस पेयर बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। अब डीएनए के बहुत सारे यूज हैं, इतने सारे हैं कि हमको अंदाजा भी नहीं है। विशेष तौर पे ये पेरेंटिंग के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है। राइट, हमारे माता पिता कौन है इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, डीएनए से मिलती है ना। पहले माँ बाप की जानकारियाँ सही आंसर दे सकती थी केवल माताएं, तो अब ऐसी स्थिति में क्या है, केवल वही बता सकती हैं कि पिता कौन है, लेकिन अब साइंस बता देता है कि पिता कौन है डीएनए टेस्टिंग के थ्रू। कौन क्या अपराध करके आया है, बड़े सातिर अपराधी होते हैं, बड़े ही खूंखार अपराधी होते हैं। राइट, बहुत बड़े लेवल के आतंकवादी होते हैं, है ना, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए एक ही यहाँ पे अगर कोई मदद करता है तो वो है आपका डीएनए। ये सबसे ज़्यादा रोल प्लेइंग करता है, तो इसलिए डीएनए का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, डीएनए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। राइट, सही आंसर ए इज़ द राइट आंसर। अब आप मुझे कमेंट करके बताना सारे बच्चे, डीएनए की खोज किसने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। What happens when the fat and oil containing food materials are left outside for a long time? क्या होगा जब लंबे समय तक क्या किया जाता है, जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर छोड़ दिया जाता है, अगर वो फैटी और ऑयली हैं, यानी उनमें क्या है, फैट है, बसा है, और उसमें क्या है, ऑयल कंटेन है, यानी वो ऑयल रखते हैं। तो इन दैट केस आपको बताना है क्या होगा। फैट्स एंड ऑयल इन द फूड गेट oxidized, fat and oils in the food get reduced, and fats and oil in the food get ice covered, no reaction take place। अरे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं अगर आप उनको बाहर छोड़ देंगे, खुले में छोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। और ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब क्या होता है, उनमें से बदबू आने लग जाएगी, वो सड़ जाएंगे, है ना, वो खराब हो जाएंगे, पॉइजनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको कई जगह पे क्या बोल देते हैं, याद रखना आपको, रेंसिडिटी बोल देते हैं, है ना। हम इसको क्या कह सकते हैं, विषाक्तता भी कह सकते हैं। तो खाना कैसा हो जाएगा, बहुत ही बदबूदार हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर इसका क्या होगा,
द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए, फैट एंड ऑयल इन द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड। वो क्या हो जाएंगे, उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या कर लेगी, उनके साथ में रिएक्शन कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। एक कंपाउंड के बारे में आपको बताना है क्या सही नहीं है। एक यौगिक के बारे में आपको बताना है क्या सही नहीं है। तो a compound is a substance composed of two or more element chemically combined in a fixed proportion। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बना पदार्थ होता है जो निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होता है। ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। हाँ, यहाँ पे क्या है, एक सब्सटेंस किसी भी निश्चित मात्रा में हो सकता है, उसकी क्वांटिटी कुछ और हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, तो ये सही है। उसमें एलिमेंट कुछ अलग होता है, ये भी ठीक है। अ कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, ये गलत स्टेटमेंट है। प्योर सब्सटेंसेज होता है, कभी भी सब्सटेंस क्या नहीं होता है, इम्प्योर नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और द इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शंस। यस, तो यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं हम, याद रखना है, या तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू उस सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं H2O के बारे में, ये हाइड्रोजन, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, यहाँ पे पानी के बारे में, इसको वाटर वेपर भी कई बार बोल सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, याद रखना है, यौगिक है, कंपाउंड है। इसमें क्या है, दो जो एटम है वो किसके हैं, यानी H2+O, और आप इसको क्या कर सकते हो, H2O कह सकते हो, है ना। यहाँ पे दो एटम किसके हैं, ऑक्सीजन, माफ कीजिए, हाइड्रोजन के हैं, और एक यहाँ पे एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ये क्या है, एक निश्चित मात्रा में, यहाँ पे हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा है, ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा है, ये सर्टेन अमाउंट है। NaCl, आप इसको क्या कह देते हैं, याद रखना है, सोडियम क्लोराइड बोल देते हैं। तो इसमें सोडियम की एक मात्रा निश्चित है, Na की, और Cl की मात्रा क्या है, निश्चित है। हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो कभी भी एक कंपाउंड जो है, एक यौगिक इम्प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सो यू हैव टू आंसर व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस होती है, अभिक्रियाएं होती है, उनके संबंध में क्या सही नहीं है। इफ अ सब्सटेंस लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। तो अगर मान लेते हैं किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वो अपचयित हो जाती है। ये पहला देख रखा हुआ है, इफ अ सब्सटेंस लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले जाए तो इफ ए सब्सटेंस लॉसेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल यहाँ पे सही है। इफ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। इट्स इफ ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन during reaction it is reduced, and if a substance gain oxygen during reaction it is oxidized। यहाँ पे important आपसे सवाल जो पूछ रहा है कि भाई ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के संबंध में आपको कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। आपको गलत स्टेटमेंट के बारे में क्या करनी है, जानकारी देनी है, फटाफट से बताएं। यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वह अपचयित हो जाता है। दूसरा, किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो वो अपचयित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे याद रखना है, अगर ऑक्सीडेशन की बात करी जाती है तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिडक्शन की बात की जाती है तो इसमें से ऑक्सीजन क्या होती है, रिड्यूस होती है, निकल जाती है। सिंपल सा क्या है, ये नियम याद रख लेना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मामले में। तो कोई भी अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन क्या हो जाए, लूज हो जाए, कोई भी अगर हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, और उसमें से क्या होता है, अगर ऑक्सीजन लूज होती है, ठीक है कि नहीं, तो वो कैसी अभिक्रिया है, याद रखना है आपको, रिडक्शन अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी। और अगर ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन उसको कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन उसको कह सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जो कि जनरल साइंस पे थे, आप इनको एक बार फिर से देखिएगा। कोई बात ना समझ में आई हो आपको पूछिएगा। ख्याल रखें अपना, पढ़ाई ज़रूर करते रहें। कल मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, तब तक शुक्रिया, जय हिंद।